गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसका मीनिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम उसकी फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स यानी कि विशेषताएं। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप कह सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये फीचर हमें दिखाई देंगी जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कह सकते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं कि बिजनेस कई तरह के होते हैं। उनकी फीचर्स से हम उनका पता लगाते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बिजनेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, मेंबरशिप सदस्यता। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर मेंबरशिप लेना चाहे यानी कि मेंबर बनना चाहे तो वो वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है, अपनी मर्जी होती है, कोई किसी पे दबाव नहीं होता है, कोई भी बन सकता है मेंबर। क्या लिखता है? इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। ये एक ऐच्छिक संघ होता है या संस्था होती है ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की, विच मीन्स डैट नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता, किसी पे दबाव नहीं डाल सकता, किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। किसी की मर्जी होगी तो वो मेंबर बनेगा, नहीं होगी तो नहीं बनेगा। ठीक है। एनीबॉडी कैन बी एज मेंबर एज एंड व्हेन ही डिजायर्स एंड लीव द इट्स मेंबरशिप आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन टू दिस अफेक्ट। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से, उसकी इच्छा हो तो मेंबर बन सकता है, और जब उसका मन करे वो रिज़ाइन दे सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है। बाकी जो भी मेंबर हैं उनको अपना इंफॉर्मेशन दे करके। आफ्टर लीविंग द मेंबरशिप द मेंबर गेट्स बैक हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और कोई भी मेंबर अगर लीव करता है, छोड़ता है, तो जो भी पैसा उसने लगाया हुआ है, जो उसकी कैपिटल है, वो उसको वापस मिल जाएगी, जो भी उनकी सोसाइटीज़ के रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स। और आगे क्या लिखता है? अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज डैट नो मेंबर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर टू अनदर पर्सन। कोई भी मेंबर अपना हिस्सा किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे कोई मेंबर बना हुआ, वो कह दे भाई मेरी जगह मेरा लड़का मेंबर हो जाएगा, मेरा भाई मेंबर हो जाएगा, मेरा फ्रेंड मेंबर हो जाएगा, इस तरह से नहीं हो सकता है। जो मेंबर है वो ही मेंबर रहेगा, वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और क्या लिखता है? देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। मेंबर कोई भी पर्सन बन सकता है जो इंडिया का सिटीजन है, उसमें किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी एरिया का कोई यहाँ पे अफेक्ट नहीं होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी एरिया से हो, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। विच मीन्स डैट एवरीबॉडी हैज़ एन एब्सोल्यूट राइट टू बी इट्स मेंबर। तो हर किसी को मेंबर होने का राइट होता है। और आगे क्या लिखता है? हाउ एवर in certain cases membership is restricted to a particular group. For example, only a farmer can be a member of a cooperative society for farmers. हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किस पर्पज़ के लिए बनी हुई है, उस ग्रुप के ही पर्सन को यहाँ पे अलाउ होता है। मान लो फार्मर्स के लिए काम करने के लिए आपने फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, तो फिर उसमें फार्मर ही होना चाहिए वो पर्सन, दूसरा कोई उसमें मेंबर नहीं बन सकता है। तो ये इसकी फर्स्ट जो है फीचर है, वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री मेंबरशिप इसमें होती है। लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब कानूनी स्थिति। कहता है नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन यूज द वर्ड cooperative with the name unless it is registered under the Cooperative Societies Act 1912 और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम के साथ कोऑपरेटिव वर्ड तभी यूज़ कर पाएगा जब उसने अपना रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है उसके अकॉर्डिंग, या उस स्टेट का कोई अलग कोऑपरेटिव एक्ट है
उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ सेपरेट एंटाइटी विद द रेफरेंस टू इट्स मेंबर्स। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन या वो सोसाइटी अपने मेंबर से अलग वो मानी जाती है, उसका सेपरेट एंटाइटी हो जाता है, अलग अस्तित्व हो जाता है। वो जो भी काम करेगी अपने नाम से करेगी, ठीक है। मेंबर्स और सोसाइटी में अलग अलग होता है, उनकी एंटाइटी अलग अलग हो जाती है, अस्तित्व अलग अलग हो जाता है। विच मीन्स डैट दिस सोसाइटी कैन होल्ड एसेट्स, और क्या लिखता है आगे, एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कैन बी sued in a court of law and it can also sue other parties। तो सेपरेट एंटाइटी का मतलब क्या है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद मेंबर और सोसाइटी दोनों अलग अलग माने जाएंगे। सोसाइटी अपने नाम से एसेट्स रखेगी या रख सकती है, दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती है, कोई भी संविदा जिसको हम कहते हैं, कोई भी लेन देन का प्रस्ताव कर सकती है, और कोर्ट में दावा कर सकती है या उसके खिलाफ किसी के द्वारा कोर्ट में दावा किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। जो भी पर्सन इसका मेंबर बनता है उसका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब मेंबर बनने के लिए जो हिस्सा आपने कैपिटल का दिया है या जितने पैसे की आपने गारंटी दी है, इतना हिस्सा मैं दे दूंगा या इतना पैसा मैं दे दूंगा, उतने हिस्से तक ही आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल, नियंत्रण जिसको कहते हैं। द कंट्रोलिंग जॉब इज़ परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स देमसेल्फ इन अ डेमोक्रेटिक वे। अब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल कैसे होगा, तो ये एक डेमोक्रेटिक वे में होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सारे मेंबर मिलके कुछ मेंबर्स को क्या करेंगे, उनका चुनाव करेंगे, भाई कौन लोग इसको संभालेंगे, कौन इसका मैनेजमेंट करेंगे, तो फिर वही लोग इसका कंट्रोल करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करती है। मैनेजिंग कमेटी इज फॉर्म्ड, उसके लिए एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, प्रबंधकीय समिति जिसको कहते हैं, ठीक है, कमेटी। और फॉर द पर्पस विच क्या लिखता है आगे, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। तो एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें सब मेंबर्स वोट करते हैं और कुछ लोगों की एक हम कमेटी बना देते हैं जो उसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट करती है। एवरी मेंबर हैज़ द राइट टू कास्ट ओनली वन वोट वट एवर मे बी द नंबर ऑफ शेयर्स ही मे बी होल्डिंग। तो जितना भी उसने हिस्सा रखा हुआ है अपनी कैपिटल का उस सोसाइटी में, किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, तो उसका शेयर चाहे कितना भी हो, लेकिन हर मेंबर को एक ही वोट डालने का राइट होता है, वो अपना वोट कर सकता है। और क्या लिखता है आगे, हैंस नोबॉडी कैन बिहेव इन एन, और क्या कहता है, ऑटोक्रेटिक मैनर इन दी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें किसी प्रकार की कोई अफसरशाही या तानाशाही नहीं होती है। सिंपली बाय परचेजिंग मोर शेयर्स, कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हिस्सा ले करके, ज़्यादा हिस्से का पैसा लगा करके अपनी जो है अफसरशाही दिखाए, ठीक है, कोई तानाशाही दिखाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई कितना भी शेयर लगाए, सबको एक ही वोट देने का राइट है, और उससे कमेटी का जो है हम चयन करेंगे और वही कमेटी इसका पूरा कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। देयर में क्या कहता है, देयर मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू इट्स मेंबर्स। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पीपल हेल्प डज नॉट मीन दैट द सोसाइटी प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉस्ट प्राइस बट हेल्प द मेंबर्स बाय अर्निंग प्रॉपर प्रॉफिट। तो ऐसी सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस मेन सर्विस देना होता है अपने मेंबर्स को। तो सर्विस देने का मतलब ये नहीं कि अपने मेंबर्स को ये जो भी गुड्स प्रोवाइड करेगी वो कॉस्ट पे ही कर देगी, कुछ अपना प्रॉफिट भी इसमें रखती है सोसाइटी या ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका कुछ मिनिमम प्रॉफिट भी होता है, और कोशिश यही होती है कि कम से कम प्रॉफिट पे ये अपने मेंबर्स को सर्विस दे। तो इसका फर्स्ट मोटिव सर्विस देना होता है, लेकिन सर्विस के साथ साथ कुछ मिनिमम प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। तो ये हमारी फीचर नंबर 5 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 है इक्वलिटी
और वोटिंग राइट्स इक्वल। अभी हम वैसे पढ़ के भी आए हैं पीछे भी, कहता है वोट देने का समान अधिकार, सभी को समान का मतलब इक्वल होते हैं वोटिंग। कोई भी डिसीजन लेना हो वहाँ पे वोटिंग होगी और सबको एक एक वोट करने का राइट होगा, सबको बराबरी होगी। किसी ने चाहे कितना भी शेयर ले रखा है, कितना भी पैसा लगा रखा है उस सोसाइटी में कैपिटल का, लेकिन वोट सबकी बराबर एक एक ही होती है। द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, जो एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक मत उसका, कहता है अप्लाइज हेयर, यहाँ पे लागू होता है। एंड देयर फॉर एवरी मेंबर कैन एक्सरसाइज द राइट टू कास्ट हिज वोट, और हर जो सदस्य होता है वो अपना वोट के अधिकार का पालन करता है। द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय ए मेंबर हैज़ नो रेलिवेंस विद द राइट टू वोट, किसी भी सदस्य ने कितना भी हिस्सा लगा रखा है या ले रखा है कैपिटल का, यहाँ पे वो वोट के राइट के संबंध में उसका कोई लेना देना नहीं है। वोट देने का राइट सबको बराबर होगा, एक एक वोट सबका माना जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल का मतलब बांटना या ख़त्म करना, सरप्लस का मतलब जो बचत आती है। ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं वो जो काम करती है वो मिनिमम प्रॉफिट पे करती हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी वो लेती हैं अपने मेंबर्स को जो सर्विस देती है उसमें। तो जो भी उनके पास सरप्लस बचता है, बचत आती है, उसका वो क्या करती है, उसका डिस्पोजल कैसे होता है, हिसाब किताब या बंटवारा कैसे होता है, उस बचत को ख़त्म कैसे करते हैं बांट के, वो आपको समझना है। इसमें 2-3 पॉइंट इसने लिखे हैं। नंबर 1, सेकेंड लाइन में 1/4 ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व, जितना भी सरप्लस बचेगा उसका 1/4 हिस्सा बचा के रख लिया जाएगा और उस अकाउंट को हम जर्नल रिजर्व कहते हैं। एक अलग अकाउंट में रख दिया जाएगा 1/4 हिस्सा जर्नल रिजर्व बचत के रूप में। सेकंड, डिविडेंड इज गिवन ऑन द कैपिटल ऑफ एट ए डेफिनेट रेट विच शुड नॉट एक्सीड 10%। जो कैपिटल मेंबर्स ने लगाई हुई है उन पे उनको डिविडेंड, जिसको लाभांश कहते हैं, उस बचत का हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो उनकी कैपिटल जो भी है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होगा। मान लो सारी कैपिटल मिला के 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% हुआ 50,000, तो 50,000 ही उनमें बांटा जाएगा। ठीक है। और आगे क्या कहता है नंबर 3, सम पार्ट ऑफ द सरप्लस कैन बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया इन विच द सोसाइटी हैपन्स टू वर्क, और कुछ हिस्सा उस सरप्लस का उस आसपास के एरिया में उसके डेवलपमेंट पे भी खर्च करना ज़रूरी है जहाँ पे वो सोसाइटी काम कर रही है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, उस इलाके में पानी की व्यवस्था कर दी जाए, रास्ता नहीं है सही से रास्ता बनवा दिया जाए, पेड़ लगवा दिए जाएं, इस तरह का डेवलपमेंट का कोई भी काम वो कर सकती है। और क्या लिखता है, विच शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल, और वो भी टोटल सरप्लस का 10% से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में लिखता है द रिमेनिंग सरप्लस इज डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस, बट द बोनस इज डिटरमाइंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर्स। और जो आखिर में बचेगा सरप्लस, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट कवर करने के बाद वो मेंबर्स में बोनस के रूप में बांट दिया जाएगा, लेकिन वो बोनस कैपिटल के हिसाब से नहीं होगा, जिसने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से नहीं होगा वो बोनस होगा किस मेंबर ने कितना काम किया है, कंट्रीब्यूशन कितना है उसका। जैसे वो सोसाइटी गुड्स परचेज करके अपने मेंबर्स में ही बेचती है बहुत कम दामों पे, तो जिस मेंबर ने ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदा होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया उसमें, तो उसको ज़्यादा बोनस का हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से जो भी सरप्लस होगा वो हमें एडजस्ट करना है, डिस्पोज करना है। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। ये जो सोसाइटीज़ हैं ये अपने ट्रांजैक्शन कैश में ही करती हैं, लेन देन सारे कैश में होते हैं, सामान खरीदा अपने मेंबर्स को दिया, तो ये सब कैश में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश में ही 100% होना ज़रूरी है, कभी कभी क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है। और क्या लिखता है नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। इनके पास पैसा कहाँ से आता है, फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से होता है, तो इसमें 2 पॉइंट इसने लिखे हैं। कैपिटल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, तो इसकी जो जितनी कैपिटल रखी जाती है
उसके हिस्से मेंबर्स को दिए जाते हैं, भाई कौन कितने हिस्से का पैसा लगाएगा, वो कैपिटल का पैसा आता है। और दूसरा ये लोन भी लेती है गवर्नमेंट से ज़रूरत पड़े तो। और तीसरा है ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हेल्प भी मिल जाती है। अगर ये सोसाइटी अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करती। 3 तरह से पैसा इनके पास आता है, अपने मेंबर से कैपिटल का, गवर्नमेंट से लोन भी ले लेती हैं ज़रूरत पड़ने पे, और गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है। और लास्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। थ्रू द सोर्स आर वॉलेंट्री एसोसिएशन येट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय चेकिंग द अकाउंट्स। हालांकि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, ये सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, फिर भी गवर्नमेंट इनको पे कंट्रोल करने के लिए टाइम टू टाइम इनके अकाउंट्स की और इनका जो भी एक्टिविटी है उसकी चेकिंग करती रहती है, ताकि पता चले भाई कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो कानून के खिलाफ है। फॉर द पर्पस द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार। तो जो भी रजिस्ट्रार होता है उस एरिया का, ठीक है, उसके पास ये सोसाइटीज़ टाइम टू टाइम अपने अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट भेजती रहती हैं कि भी हमने ये काम किया, हमारे ये अकाउंट से ये रिपोर्ट आई, ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटीज़ काम करती हैं। तो ये इनकी फ़ीचर्स हैं, 10 फीचर्स यानी कि विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की फ़ीचर्स हमें दिखाई दें वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मानी जाती। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे।